लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक तो डी अरेंजमेंट का कंसेप्ट डिस्कस किया था और एक एक्सपोनेंट ऑफ प्राइमिंग एंड फैक्टोरियल डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पर एक उन्हें टॉपिक लिख रखा है आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप लोगों को अगर ये बोला जाए या ये दिया जाए कि आपको 52 कार्ड है, 52 प्लेइंग कार्ड है, ठीक है, आपको बोला जाए कि 52 प्लेइंग कार्ड को हम लोग को 4 लोगों में 4 पर्सन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितनी अलग अलग तरीकों से आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? क्वेश्चन समझ आ गया? 50 सपोज आप डीलर हो, आपके सामने 4 लोग खेलने बैठे, कोई भी एक गेम चल रही जिसके अंदर चारों के बीच में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना अपने 52 प्लेइंग कार्ड को। एज ए डीलर आपके पास अलग अलग कितनी कोई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 52 कार्ड को मुझे 4 पर्सन में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितनी अलग अलग तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4 फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी कहाँ से लाया? अब डीलर बनने के भी लायक नहीं आए। कैसे 52 से? आप अगर डीलर हो, ये 4 लोग खेलने बैठने हैं, तो आप इसको कितने काट दोगे? कौन से 13? तो पहले 13 सिलेक्ट करोगे, थोड़ा तो सोचा क्या होगा? 52 13 अब बच्चे कितना आती है मेरा पास? 39। उस 39 में से 13 इसको दूंगा, कौन से 13 दूं? 39 की 13। अब मेरा कितना कार्ड बचे? 26। इसको भी 13 दूंगा, तो कितने बचे? 13। जो लास्ट के 13 बचे चौथे को दे दूंगा,
और जब तक मैं सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेता तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कहाँ 52C4 ना 52P4 ना 13P4 ना कोई लेना देना है किसी क्वेश्चन से। थोड़ा सा आजू बाजू में जाओ, समझ आइए। अब 52 से 13 को सोल्व करोगे तो 52 से 13 क्या होगा, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड एनसीओ का जो फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। 39 से 13 39 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल इनटू 26 फैक्टोरियल 26 से 30 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल इनटू 13 फैक्टोरियल 13 से 30 तो 1 हो जाएगा, एनसीएन 1 होता है। तो आपका ये 39 फैक्टोरियल ये 39 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 26 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या बचेगा आंसर 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल इनटू पावर 4। क्या फाइनल आंसर अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास कितने कार्ड थे 52 है ना। इसका फाइनल आंसर किस पैटर्न में बनता है, जितना टोटल ऑब्जेक्ट को दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका फैक्टोरियल ऊपर आएगा। 4 लोगों में देना था तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था तो चारों का आंसर कितना आता है 13, तो 13 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा 4 बार, तो 13 फैक्टोरियल इनटू 4 हो जाएगा, राइट। अब जरूरी नहीं के पास जैसे इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला, अगर ऐसे होता कि 52 है ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मतलब फर्स्ट पर्सन को मैं उसमें से 20 ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, दूसरे पर्सन को मैं उसमें से 10 ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, तीसरे को मैं 12 दे रहा हूँ और चौथे को भी मैं 10 दे रहा हूँ, तो मैं कितने वैल्यू कर पाऊंगा 52 ऑब्जेक्ट को मुझे 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। फर्स्ट के पास 20 ऑब्जेक्ट जाने चाहिए, दूसरे का 10, तीसरे का 12 और चौथे का 12। तो क्या बोलोगे मतलब फाइनल आंसर लिखोगे डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल इनटू 12 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल। कोई पूछे कैसे आया तो 52 20 कितने बचे 32 थी 10 बचे कितने 22 थी 12 और 10 थी 10। 52 से 10 20 को लिखोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। फिर 32 से 10 को लिखोगे तो 32 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 22 फैक्टोरियल और 22 से 12 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल और 10 से 10 का आंसर तो 1 हो जाएगा। तो ये 32 फैक्टोरियल ये 32 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो आपका ये आंसर है, ठीक है ना। तो हमें फाइनल आंसर पता होता है कि इसका आंसर आने कैसे वाला है, ओके। अब तो मान लेते कि हमारे पास 4 ही कार्ड है, एस किंग क्वीन और जैक गुलाम मतलब। अब आप लोग ये 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक पी और एक क्यू और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो कितने में से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। टोटल कितना ऑब्जेक्ट है 4, तो 4 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल और हर एक के भाग में कितने कर देंगे। फाइनल आंसर क्या होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल 24 बाय 4, ठीक। ये पॉसिबिलिटी बननी चाहिए, एक बार चेक करते हैं। एस और किंग इसको दिया तो इसको क्या दूंगा क्वीन और जैक, फिर सेम इसको क्वीन जैक दिया तो इसको क्या दूंगा एस और किंग, फिर इसको दिया मैंने एस और क्वीन तो इसको क्या दूंगा किंग और जैक, सेम इसको किंग जैक दिया तो इसको एस और क्वीन, फिर इसको दिया एस और जैक तो इसको क्या दूंगा क्वीन और किंग। तो ये इससे पॉसिबिलिटी बनेगी, मैन्युअली भी काउंट कर रहे तो कितना बन रहा है 6। इसको छोड़कर कोई पॉसिबिलिटी आप नहीं बनेगी जब आपको 4 कार्ड को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, दिख रहा है क्या भाई। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे केवल ये 4 कार्ड है राइट और आपको 2 ग्रुप बनाने,
देना मैंने किसी को टेबल पे रख देना, दो ग्रुप का, मतलब दो कार्ड का ग्रुप बना के छोड़ देना है, तो कितनी चॉइस? पहले 4 कार्ड को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, किसमें? पी और क्यू में, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। दोनों कार्ड में कितने कितने कार्ड जाते हैं? 2। अब आपको थीम दिया कि 4 कार्ड को आपको 2 इक्वल ग्रुप बनाना है, तो कितनी अलग तरीकों से ग्रुप बनाना है? यही होगा, 3 ही होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि अब ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर मैंने 2 ग्रुप बनाए तो मेरे लिए इन दोनों ग्रुप में क्या अलग है? क्या अलग? पर ग्रुप बना रहा हूँ, ऑर्डर का मतलब कि मैंने स्किंग यहाँ छोड़ा, पिन चेक यहाँ छोड़ा, ये पिन चेक यहाँ छोड़ा, स्किंग यहाँ छोड़ा, तो क्या फर्क पड़ा? ऑर्डर मैटर ही कहाँ कर रहा है? ऑर्डर मैटर क्यों कर रहा है? पी और क्यू 2 अलग अलग लोग है, अलग अलग दिखते हैं, तो पी नाम के बंदे के पास एस और किंग जाएगा, और क्यू नाम के बंदे के पास क्वीन और जैक जाएगा, और पी के पास क्वीन और जैक जाएगा, और क्यू के पास एस और किंग जाएंगे। 2 अलग अलग चीजें होगी। पर अगर जिससे आप ग्रुप बना रहे हो तो क्या ये दोनों एक नहीं है? एक ही। फिर ऑर्डर मैटर करता है? नहीं करता। इसलिए जब डिस्ट्रीब्यूट करो, इनके डिस्ट्रीब्यूट या कहीं पर भी, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये पता करना है कि ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता। लास्ट क्लास में हमने सबसेट वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी इस तरह के 2 क्वेश्चन आए थे, ऑर्डर एंड अनऑर्डर। तो वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्डर कहाँ, मतलब तो वहां पर भी आपने देखा होगा, हम ऐसे करते थे 1 2 लिया और 3 4 लिया। अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो 1 2 3 4 और 3 4 1 2 अलग अलग बात होगी। पर अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो ये दोनों सेम ही होगा। तो सेम वे अगर मुझे 2 इक्वल ग्रुप बनाना है तो मेरे पास अब 6 चॉइस नहीं है, मेरे पास कितनी चॉइस है? 3 ही चॉइस है। अब जब कितनी चॉइस है? 3 ही चॉइस है। तो उसको करेंगे कैसे आप? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आप करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद 2 इक्वल ग्रुप है ना, तो ये दोनों को मैं एक ही मानूंगा, ये दोनों मेरे लिए सिमिलर की तरह काम करेंगे। तो डिवाइडेड बाय जितने आपके पास ग्रुप होंगे उसके आपको डिवाइड, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेना है, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना। फिर वो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मतलब अरेंजमेंट एक तरह से मैटर नहीं कर रहा। आप एक को यहाँ रखो, क्यूजे को यहाँ रखो, क्यूजे को यहाँ रखो, एक को यहाँ रखो। जब आप पी और क्यू में देते हो तो अलग अलग माना जाएगा, पर अगर ये ग्रुप बना रहे हो तो इसका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, आपके लिए सिमिलर की तरह काम करेगा। और जब सिमिलरिटी आएगी तो हम क्या करते हैं आजकल? डिवाइड बाय, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। समझ आया? अब अगर समझ में आए तो उसका मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 सिमिलर नहीं, ग्रुप सिमिलर है। ये ग्रुप मतलब एक ग्रुप तो तीनों एक ही है ना, 2 2 का ग्रुप है। ऐसे तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना आंसर हो जाएगा? नहीं, अरेंजमेंट की वजह से मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अरेंजमेंट तो मैं कर ही नहीं रही, तो समझाने के लिए आपको। आपके ग्रुप तो 2 ही है ना, 2 इक्वल ग्रुप बनाए आपने। बनाओगे तो चॉइस 6 है, बनाए तो मैंने कोई एक ही होगा ना, ऐसा थोड़ी कि मैं 6 बनाऊंगा। ये तो चॉइसेस कितनी है आपके पास? 6 है, बनाए तो मैंने कोई एक ही होगा उसमें से। भले ऐसे समझ लो ना, जब आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता डिस्ट्रीब्यूशन में, जितने इक्वल ग्रुप होंगे ना उसके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो सेम अगर उस क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन होता 52 प्लेइंग कार्ड, तो मेरे को 4 इक्वल हीप बनाने, मतलब 4 इक्वल ग्रुप बनाना है, तो मैं कितने तरीके से ग्रुप बना, तो क्या आंसर होगा? सेम ही है, बस डिवाइडेड बाय अलग से क्या आ जाएगा? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 4 इनटू, क्योंकि कितने ग्रुप थे? 4 ग्रुप थे, इसलिए डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ये आपको तभी करना है जब इक्वल ग्रुप हो। ये कब करने की जरूरत पड़ेगी? जब आपको इक्वल ग्रुप हो। इनफैक्ट आप ऐसा समझ लो कि अगर मैं डीलर हूं और मुझे अगर 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरा प्रोसीजर क्या है? तो पहले तो मैंने 4 ग्रुप बनाया, पहले तो मैंने 4 ग्रुप बनाया, मेरे पास 4 ग्रुप बनाने के लिए इतनी चॉइस होगी। अब मेरे सामने 4 ग्रुप पड़े हुए हैं, हर ग्रुप में कितने कार्ड है? 30। हर ग्रुप में कितने कार्ड है? वो 4 ग्रुप बनाने के लिए मेरे पास इतनी चॉइस है, ग्रुप बना के रख दिया मैंने। अब वो 4 लोग जो खेलने आने वाले थे, वो 4 लोग खेलने आते हैं। अब 4 लोग बैठ गए मेरे सामने। अब मैंने पहला ग्रुप लिया, पहला 13 कार्ड का ग्रुप लिया, वो किसको दूंगा?
किसी को भी दे सकते हो। तो मेरे पास उस पहले ग्रुप को देने के लिए कितनी चॉइस? 41। तो पहला ग्रुप देने के लिए कितनी चॉइस होगी? 41। फिर दूसरा ग्रुप लिया 3C1, फिर दूसरा तीसरा ग्रुप लिया और फिर चौथा ग्रुप लिया। ये 4321 का मल्टीप्लाई कितना होगा? तो ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, इसलिए ठीक है। इनफैक्ट पहले हम लोग जब बनाते तो पहले तो ग्रुप ही बना होगा, तो आपको ग्रुप बना लेने का, फिर आपको देख लेने का ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता। अगर ऑर्डर मैटर करता है तो फिर ये नहीं आएगा क्योंकि ये कट हो जाता होगा, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो फिर ये ऐसे चीज रहेगा। तो आपको जब डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा, कोई भी चीजों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको देख लेने का सबसे पहले क्वेश्चन में ये फाइंड आउट कर लो कि आपके लिए ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता। बाकी पैटर्न आपको मैंने बता दिया, फाइनल आंसर दिखने कैसे वाला है ना। फाइनल आंसर में ऐसे ही दिखेगा। इसमें 52 थे, हर एक में 13,000 थे, इसलिए 13 फैक्टर 4 बार आया। इसमें 52 थे, एक को 20 था तो उसका फैक्टर, एक को 10 दिया उसका 10 फैक्टर, एक को 12 दिया उसका 12 फैक्टर, एक को 10 दिया उसका 10 फैक्टर, करेक्ट। और फिर आप ऑर्डर चेक कर ले, ऑर्डर मैटर करता है तो जितने ग्रुप बने होंगे उसके फैक्टर से डिवाइड कर लो, नहीं मैटर करता है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन में ही अभी तक जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट, राइट। अब अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वापस इसमें हम 2 केस बनेंगे। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन सिमिलर ऑब्जेक्ट इनटू आर डिफरेंट ग्रुप। Distribution of n similar objects into r different group। जैसे अगर मुझे ऐसे दिया जाए कि मेरे पास 5 सिमिलर दिखते हुए बॉल थे, 5 सेम कलर के बॉल है समान, और मेरे पास 3 अलग अलग कलर के बॉक्सेस है। ए कलर, ए नाम का बॉक्स है, बी नाम का बॉक्स है, सी नाम का बॉक्स है। आपको बोला गया है कि 5 बॉल को आपको इस 3 बॉक्स में रखना है और नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो आप कितनी अलग अलग तरीकों से रख पाओगे? 5 बॉल आपको मैंने दे दिया, आपके सामने 3 बॉक्स रख दिया, आपको बोला कि 5 बॉल को आपको बॉक्स के अंदर रखना है, बस ध्यान नहीं रखना कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहे, ऐसा नहीं कि सारे बॉल आपने एक ही बॉक्स में डाल दिए। नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। तब कितनी अलग अलग चॉइसेस से 5 बॉल को 3 बॉक्स में डाल सकते हो? कितनी चॉइस होगी? 5 बॉल को 3 बॉक्स में रखना है और कोई भी बॉक्स खाली नहीं रह सकता। वेल बताओ कैसे? 5 बॉल है तो मतलब वो सिमिलर है तो फिर वो 5+1 होगा। कोई भी कंसेप्ट कहीं पर कोई लगाए, वो सिलेक्शन में होता है। कितने में से कर सकते हो? मैं लिख के देखो, आप लिख के देखो, 5 बॉल आपको दिए हैं, 3 बॉक्स में डालना है और कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो आपका कितनी चॉइस होगी? कितनी चॉइस होगी?
5 की दी रखा और 50 से फ्री दे दिया, वरना तो बस 3-4 घंटे निकाल लेते हैं। कितनी तेज, उसमें सोचने वाली कहाँ बात थी। 5 बॉल को 3 बॉक्स में रखना है, बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो क्या क्या चॉइस है भाई, इसमें 3 रखा, इसमें 1 रखा, इसमें 1 रखा, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, हो गया। इसमें इतना सोचना क्या था? क्या ये मैटर करता है कि मैंने इसमें कौन से 3 डाले? क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे सेम ही तो दिखते हैं, कोई भी 3 डालो क्या फर्क पड़ता है। तो कितनी चॉइस आई? 6। जैसे तुम लोग प्रतिमा बना होता है, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए तो कम होता जाए। पहले किससे क्वेश्चन आंसर दे रहे थे तुम मेरे को? मैं 5 बॉल को 3 बॉक्स में डालना था, बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो कितनी चॉइस है? 6। इसमें कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सिमिलर ऑब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन से काम कहाँ करता है? जब डिसिमिलर, ये तो हम लोग सिलेक्शन के टाइम पर भी बात कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन पिक्चर में तभी आएगा जब डिसिमिलरिटी की बात है। ये तो सिमिलर ऑब्जेक्ट है तो फर्क नहीं पड़ता है। तो कितनी चॉइस आई? 6। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज चेंज कर दूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 सिमिलर बॉक्स इनटू 3 सिमिलर बॉक्सेस, तो क्या आंसर होता है? ये बॉक्स भी सारे सेम दिखते, सारे ए नाम के बॉक्स है। अभी ये भी अलग अलग है, तो मैं लिखा हूँ एक में बी, एक में सी, अब तीनों में ए लिखा है। हाँ वो तो है, खाली नहीं रहना। तो फिर कितनी चॉइस होगी? 2 ही चॉइस होगी, क्योंकि फिर ये तीनों वेरिएंट से ही है। फिर वो क्वांटिटी से फर्क पड़ेगा। ये 3 एक ही माना जाएगा, ये तीनों भी एक ही माना जाएगा। कब की बात है ये? सिमिलर और बॉल्स भी सिमिलर, तो ये ना, राइट। तो आपको जब डिस्ट्रीब्यूट करते ये सब मैटर करता है कि आपके पास कैसे है, सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी है। अब अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता, कौन सी? कि बॉक्स रिमेन, नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, बॉक्स खाली रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली चॉइसेस ज्यादा होगी, है ना। फिर पहले मैंने 5 डाल दिया, बाकी 2 को खाली रखा, तो मेरे को चलेगा क्योंकि उन्होंने बोला बॉक्स खाली रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 500 हो सकता है, 050 हो सकता है, 005 हो सकता है, 410 हो सकता है, 140 हो सकता है, फिर बहुत सारी चॉइसेस आएगी। सर किसी के फॉर्मूला कुछ नहीं भाई, सी लगेगा इन द फॉर्मूला का। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का ये हो गया 5 के ऑब्जेक्ट है। अब अगर बॉक्स रिमेन एम्प्टी तो फिर आपके पास अलग अलग पॉसिबिलिटी और बनते हैं ना, 500, 050, 005, 410, 140, बहुत सारी चॉइसेस आती है। तो आप बताइए 5 में अपने को बहुत सारी चॉइसेस मिलने वाली है, तो वो करने में मैन्युअली बहुत टाइम लगेगा अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा दे देंगे। तो फिर यहाँ पर पिक्चर में आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से बचते हैं, सब कुछ मैं बता रहा हूँ अभी के लिए। आपको जब ऐसा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n सिमिलर ऑब्जेक्ट इनटू r डिफरेंट ग्रुप, तो 2 केस बनेंगे। कौन कौन सा केस? पहला, नो बॉक्स, मतलब 0 इज नॉट एक्चुअली, हर टाइम बॉक्स और बॉल की बात नहीं होगी, आप ऐसे ध्यान रखना। 0 इज एडमिसिबल, 0 इज एडमिसिबल का मतलब क्या हुआ? खाली रहेगा तो चलेगा, एंड 0 इज नॉट एडमिसिबल, 0 is admissible and 0 is not admissible। इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर आता है ना, वो जिस पैटर्न को फॉलो करते हो, पैटर्न में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। if 0 is admissible, तो आप लोगों का आंसर आएगा n plus r minus 1 c of r minus 1। if 0 is not admissible, तो आपका आंसर आएगा n minus 1, उल्टा लीजिए, n plus r minus 1 c of r minus 1, और यहाँ पर n minus 1 c of r minus 1। मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में आपका n क्या है? 5, कितने को बोल रहे हैं आपके पास? 5, तो n कितना हुआ? 5, कितने बॉक्सेस में डाल दो? 3, तो r कितना हुआ? 3, r कितना हुआ? 3। तो आप यहाँ पर जब पुट करोगे n कितना है? 5, r कितना है? r कितना है? 3, तो 5 plus 3 8, 8 minus 1 7, 7 c of 2, 7 c of 2।
7 CO2 ये सबकी बात है। 0 is admissible, जब 0 is admissible and 5 R3 कितना हुआ 8 5 plus 3 8 8 minus 1 7 7 C2 7 C2 का आंसर 7 into 6 divided by 2 into 1 का आंसर कितना आएगा 21 जैसे कभी ये एक लिखा ना 500 से 050 भी होगा 005 भी होगा 140 भी होगा 410 भी होगा 320 भी होगा 023 भी होगा। देखो सारे कोएफिशिएंट लिखोगे तो कितनी पॉइंट मिलेगी 21। तो अब की बात हुई है when 0 is admissible, when 0 is admissible। तो पहले से ही ये 0 is admissible और यहाँ पर 0 is not admissible। तो 0 is admissible मतलब वो खाली रहेगा तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर क्या होगा n plus r minus 1 CO। if 0 is not admissible, if 0 is not admissible जैसे इसमें n कितना 5 minus 1 4 r कितना 3 minus 1 2। तो आंसर is 42 is 4 into 3 divided by 2 into 1। तो कितना आंसर आना चाहिए आगे सिक्स आपके पास ठीक है। 0 is not admissible तो क्या यूज करेंगे आप n minus 1 CO r minus 1। 0 is admissible तो क्या यूज करेंगे आप n plus r minus 1 CO r minus 1। बट ये सिर्फ और सिर्फ आप कभी यूज करोगे व्हेन सिमिलर ऑब्जेक्ट हो। जब सिमिलर ऑब्जेक्ट अगर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता तब तो इसमें बहुत ज्यादा है। इसको बाद में बात करते हैं। ये क्लियर है। प्रॉब्लम ये नहीं है वापस पीएनसी में ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सिमिलैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन सा कंसेप्ट लगते हैं कौन सा शॉर्टकट लगता है उनको पता ही होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि उनको क्वेश्चन देख के ये नहीं पता चलता कि ये लगाना है, उनको क्वेश्चन देख के ये नहीं पता चलता कि डी अरेंजमेंट का कंसेप्ट लगाना है, उनको क्वेश्चन देख के ये नहीं पता चलता है कि इसमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज का कंसेप्ट लगाना है। ये मैटर करता है कि आपको क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करने के इसमें कौन सा शॉर्टकट यूज होना है कौन सा कंसेप्ट यूज होना है। राइट आपको जब क्वेश्चन देंगे तो ऐसा थोड़ी कि आपको हमेशा यही बोर्ड और बॉक्स देने वाले हैं। उनका देने का तरीका कुछ भी होगा। जैसे कि अगर आप लोगों को ऐसा बोला जाए आपको बोला हूं कि ऐसा है क्वेश्चन एक बच्चा है जो आइसक्रीम पार्लर में जाता है आइसक्रीम खरीदने के लिए। एक बच्चा आइसक्रीम पार्लर जाता है आइसक्रीम खरीदने के लिए। अब कोई भी जैसे मैं आप जाएंगे आइसक्रीम पार्लर में जाओ और सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा सामने वाले के पास कि आपके पास कौन कौन से फ्लेवर है, आप कौन कौन से फ्लेवर रखते हो। तो सामने वाला दुकान वाला बोलता है कि भाई मेरे पास 5 फ्लेवर है, नाम दे देते हैं ABCD फ्लेवर है। राइट और उस बच्चे के पास घर से बोला हुआ घर से थोड़े अमाउंट दिया 100 रुपीज दिया बस 100 रुपीज में सपोज मान लो कि 3 आइसक्रीम के बॉक्स आते हैं फैमिली के और उस दुकान वाले के पास कितने अलग अलग टाइप के फ्लेवर थे 5 और उस बच्चे को कितने आइसक्रीम के डब्बे खरीदने 3। तो पूछा गया है कि उस बच्चे के पास आइसक्रीम खरीदने के लिए अलग अलग कितनी चॉइस है। 5 से 3 डब्बे खरीदने हैं। 5 की 3 का मतलब तो क्या हुआ 5 में से 3 खरीद लिया तो मेरे को नहीं लेना तीनों, मेरे को सिर्फ अमेरिकन ड्राई फ्रूट पसंद है मैं सारे वही लेके जाऊंगा। ऐसा कहाँ बोला है कि आपको इस बच्चे के पास चॉइसेस 5 फ्लेवर है। उस बच्चे दुकान वाले के पास जाता है ऐसा थोड़ी कि दुकान वाले के पास एक फ्लेवर का एक ही आइसक्रीम का डब्बा होता है उसका और होता ही नहीं है। उसका तो बहुत सारे डब्बे रखेंगे ना वो ऐसा थोड़ी कि आपके लिए बैठा हुआ तो दुकान खोल के उसके पास तो अमेरिकन ड्राई फ्रूट है तो बहुत सारे पैक होंगे। वो तो हमारी चॉइस होगी ना कि हम कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम लेना चाहते हैं। तो हो सकता है कि मैं फ्लेवर के सारे आइसक्रीम ले लूं, हो सकता है मैं इस फ्लेवर के सारे आइसक्रीम ले लूं, ये भी हो सकता है कि तीनों अलग अलग लो। 5 से 3 का मतलब तो क्या हो जाएगा आप 5 में से 3 ले गए तो आपने सारे अलग अलग ही लिए। ये चॉइस हो सकता है ये आपका फाइनल आंसर नहीं हो सकता। तो फिर इसको कैसे ट्रीट करेंगे आप इसको इस तरह से ट्रीट करोगे कि हो सकता है कि मैं ए फ्लेवर के सपोज स्मॉल ए नंबर ऑफ डब्बे खरीदे। कितने डब्बे खरीदे स्मॉल ए नंबर राइट। ये बी के सपोज मैंने बी नंबर ऑफ डब्बे खरीदे। सी फ्लेवर के मैंने सपोज
स्मॉल सी नंबर ऑफ डब्बे खरीदे, डी फ्लेवर के मैंने सपोज डी बॉक्सेस खरीदे और ई फ्लेवर के मैंने सपोज ई बॉक्सेस खरीदे, इन सबका टोटल मिलके कितना होना चाहिए? कितने बॉक्सेस खरीदे? 3। सबका टोटल मिलके कितना होना चाहिए? ये समझ आए? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या लिया मैंने? इस फ्लेवर के कितने डब्बे खरीद रहे हो बच्चा? ए, वो A3 हो सकता है, वो A2 हो सकता है, वो A1 भी हो सकता है, वो A0 भी हो सकता है। कुछ फ्लेवर को उसने की आइसक्रीम ना खरीदा, पॉसिबल है। जैसे ही बी फ्लेवर के स्मॉल बी डब्बे खरीदे, सी फ्लेवर के स्मॉल सी, डी फ्लेवर के स्मॉल डी और ई फ्लेवर के स्मॉल ई, इन सबका टोटल कितना होना चाहिए? तो ये अब कौन सा कंसेप्ट हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन सिमिलर ऑब्जेक्ट इनटू आर डिफरेंट ग्रुप व्हेन 0 इज एडमिसिबल, क्योंकि इसमें कोई भी 0 हो सकता है ना। तो फिर आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? n प्लस r माइनस 1 सी ऑफ r माइनस 1। n कितना? n कितना? 3। n कितना? 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना आपको 5 के बीच में। n 5 नहीं है, n क्या है? 3। मैं डिस्ट्रीब्यूट कितने को कर रहा हूँ? यहाँ पर आप लोग से जो 3 है, ये जो आएगा ना, ये आपका n है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? 3 बॉक्सेस को 5 फ्लेवर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सही है राइट। जैसे यहाँ पर इसके अंदर आपने कितने बॉक्स डाले, कितने बॉल डाले? x इसमें कितने डाले? y इसमें कितने डाले? z। तो a के अंदर से x नंबर ऑफ बॉल डाले, b के अंदर y नंबर ऑफ बॉल डाले, c के अंदर z नंबर ऑफ बॉल डाले, और इसका टोटल मिलके कितना होना? तो n कितना हुआ? इसमें n कितना हुआ? 5, r कितना हुआ? 3। और फिर यहाँ पर कंडीशन जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मैं पहले बॉक्स में एक भी बॉल नहीं डालूंगा तो चलेगा। ये कब की बात है? when 0 is admissible, when 0 is admissible। तो इसके लिए मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करूंगा? n प्लस r माइनस 1 सी ऑफ r माइनस 1, सही है। तो n कितना था? 5, r कितना था? 3। तो कितना आ गया था ये? 732। तो आंसर इज 21, करेक्ट। अब उसके सामने इफ अगर ऐसे दिया होता x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब निकालोगे? मतलब 0 इज नॉट एडमिसिबल। इसका मतलब क्या होगा? 0 इज केस में कौन सा यूज करूंगा? n माइनस 1 सी ऑफ r माइनस 1। तो n कौन है? 5 माइनस 1 4। तो आंसर क्या होगा? 4 सी ऑफ 3 माइनस 1 तो 2। तो आंसर इज 6, करेक्ट। तो फिर इस आइसक्रीम वाले में वापस आ जाओ। n कितना है? 3। r कितना है? 5। तो 3 प्लस 5 माइनस 1 सी ऑफ 5 माइनस 1, 5 प्लस 3 8 माइनस 1 7 सी 4, 7 सी 4 और 7 सी 3 सेम होता है। तो 7 सी 3 को सॉल्व करोगे तो 7 6 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 6 और 6 कैंसल। आंसर इस बच्चे के पास आइसक्रीम खरीदने के लिए अलग अलग कितनी चॉइसेस होगी? 35 चॉइसेस। आई समझ लें? ऑब्जेक्ट सिमिलर कौन सी है? सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए हमने ये जो फ्लेवर थे ये अमेरिकन ड्राई फ्रूट के फ्लेवर थे, तो सारे डब्बे तो सिमिलर है। अब आपको ऐसे दे दिया है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 1, z is greater than equal to 2. x, y, z are any positive integers. नहीं, x, y, z are integers और उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? आपको स्टेटमेंट दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, y की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो सकती है, z की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो।
तो x प्लस वाई प्लस जेड 10 कितनी अलग अलग तरीकों से आप ला सकते तो इसमें अलग अलग में वो लगाएंगे हैं। x प्लस वाई प्लस मैं बता देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड कितना चाहिए 10। तो एक तरह से ट्रीट करिए कि कितने बॉल है आपके पास 10। आपको हमें तो बॉल बॉक्स की तरह ट्रीट करने का हर कोई। कितने बॉल है 10। कितने बॉक्स इसमें डालना है 3। उसमें से पहला बॉक्स खाली रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे बॉक्स में कम से कम कितना बॉल जाना चाहिए 1। तीसरे बॉक्स में कम से कम कितने बॉल जाना चाहिए 2। तो मेरे पास कंसेप्ट है पर लगाए भी नहीं पाऊंगा, ना ये यूज कर पाऊंगा ना ये यूज कर पाऊंगा। क्यों ये यूज इसलिए नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इसमें कंडीशन क्या थी 0 इज नॉट एडमिसिबल। तो किसी में भी 0 एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, राइट। इसमें तो 0 इज एडमिसिबल, तो हर एक में 0 एडमिसिबल होना चाहिए। यहाँ पर हो क्या है, पहले के अंदर 0 एडमिसिबल है, दूसरे के अंदर 0 एडमिसिबल और तीसरे के अंदर तो 0 भी एडमिसिबल नहीं और 1 भी एडमिसिबल नहीं है। तो आप कुछ भी नहीं यूज कर पाओगे। तो आपको क्या करना, और यूज नहीं कर पाऊंगा पर करना वही है यूज, क्योंकि और कुछ है ही नहीं हमारे पास। करना इसमें बोल देता हूँ बात, करना यही कोई इसी को यूज है, बिकॉज कंसेप्ट इतना ही है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको यूज करना है या इसको यूज करना है तो सबको एक जगह पर, एक बेस पर, एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। अभी कहते हैं कि सब अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं मेरे अंदर कुछ नहीं डालोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोलते हैं मेरे अंदर एक तो कम से कम डालना ही आपको बोल, तो इसके अंदर कम से कम 2 रखना ही। तो आप क्या करोगे, सबको एक ही जगह पर लेके आओगे। आप 0 को बढ़ा के 2 नहीं बना सकते या 1 नहीं बना सकते, पर मैं 1 को कम करके 0 बना सकता हूँ। मैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को बड़ा नहीं कर सकता, मैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को छोटा कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे इसमें, लॉजिकली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आप छेड़ नहीं सकते हो। आप 1 को तरफ ले जाओगे तो y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 तरफ ले जाऊंगा तो z माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं कुछ और वेरिएबल नाम दे दूँ, सपोज इसको कैपिटल y नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो। इसको मैं सपोज कैपिटल z नाम दे देता हूँ। तब तीनों एक जगह आ गए। तीनों में क्या हो रहा है, 0 इज एडमिसिबल। तीनों में क्या हो गया, तीनों सेम जगह पर पहुंच गए। तीनों के अंदर 0 एडमिसिबल है। पर आपने कैपिटल Y किसको लिया, तो स्मॉल y कितना होगा, y माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल Y। तो स्मॉल y कितना होगा, कैपिटल Y प्लस 1। z माइनस 2 को क्या लिया हमने, तो स्मॉल z कितना होगा, कैपिटल Z प्लस 2 इक्वल टू 10। तो पूरा क्वेश्चन बदल गया और पूरे क्वेश्चन में अब क्या हो गया, 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7। पहले हमारे हाथ में कितने बोलते हैं, 10। पहले कितने बोलते हैं, अब हाथ में कितने बोल, 7। और 7 बोल को कितने बॉक्स में डालना है, 3। और तीनों बॉक्स में से कोई भी बॉक्स खाली रहेगा तो मुझे चलेगा, मतलब 0 ही एडमिसिबल। 10 में से 7 कैसे रहे उसको और भी ऐसे तरीके समझ सकते हैं। आपको क्या बोला था, सेकंड बॉक्स में मिनिमम कितने बोल डालने थे, 1। और थर्ड बॉक्स में, और मेरे हाथ में कितने बोलते हैं, 10। तो 10 में से 1 बोल लिया, सेकंड में डाल दिया। कोई भी डालूंगा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे सिमिलर है। तब 10 में से 1 डाल दिया, तब हाथ में कितने बोल बचे, 9। हाथ में कितने बोल बचे, तो फिर तीसरे में मिनिमम कितने डालने थे, 2। तो 9 में से 2 डाल दिया, कोई भी उठा के थर्ड में, तब हाथ में कितने बोल बचे, 7 दिए। और अब सेकंड में 1 डालने के बाद अगर उसके अंदर कोई नहीं भी डालो तो चलेगा, 1 डालने के बाद तो कोई नहीं भी डालो तो चलेगा। तो उनकी कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इक्वल टू 1 हो गया ना, उसके बाद मैं डालूं या ना डालूं मेरी चॉइस है, सही है। तीसरे के अंदर जब मैंने 2 डाल दिया तो उसके बाद मेरे को रखना है या नहीं रखना मेरी चॉइस है, तो उसके बाद नहीं भी डालूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप लोग एक ही जगह पर पहुंच गए, तीनों के अंदर 0 एडमिसिबल है। तो फिर कौन सा कंसेप्ट लगाने, 0 एडमिसिबल। एन का काम कौन करेगा, आर का काम कौन करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 माइनस 1 सी ऑफ 3 माइनस 1, करेक्ट। तो 92 को सोल्व करोगे तो 9 into 8 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर इज 36। तो आप कितनी तरीके से काम कर सकते हो, 36 अलग अलग चॉइसेस से x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर 10 हो सकता है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो।
ऐसे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर 13 चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर 13 चाहिए और x वाई जेड सारे पॉजिटिव इंटीजर है, बट कंडीशन ये है कि x वाई एंड जेड तीनों ऑड नंबर ही होने चाहिए, x वाई एंड जेड ऑल आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर क्या होगा, किसी तरीके से काम कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? कैसे ट्रीट करोगे इसको? कितने बॉल है? 13। कितने बॉल साथ में? 13। कितने बॉक्स में डालना है? 3। कंडीशन क्या है? तीनों बॉक्स के अंदर सिर्फ ऑड नंबर ऑफ बॉल्स ही डाल सकते, आप इवन नंबर ऑफ बॉल नहीं रख सकते। तो कितने वैसे ये काम कर पाओगे? 13 बॉल को 3 बॉक्स में डालना है, पर बॉक्स में अंदर जो बॉल जाएगा वो ऑड नंबर में जाएगा, अब इवन नंबर में नहीं डाल सकते। तो कितने 13 बॉल 3 बॉक्सेस, बॉक्स के अंदर ऑड नंबर ऑफ बॉल्स ही जाने चाहिए, तो मैं कितने वे से उस बॉल को 3 बॉक्सेस में डाल सकता हूँ? क्या आंसर बताया आपने? 21। नहीं, उसको साफ करो ना, उसके बाद इससे क्या करो? कैसे बना? वैसे 20 बना। वेरी गुड, तो एकदम सही किया। 2p प्लस 1 क्योंकि x y z ऑलरेडी यूज है, तो वेरी गुड। भाई आपको दिया है ना कंडीशन को यूज करना था, x y z के अंदर कितने बॉल डाल, कैसे बॉल डालने को बोला है, सब लोग यहाँ ध्यान दो, क्योंकि आना होता तो अभी तक आ गया होता, अब नहीं आया तो आप लोग गलत अप्रोच पे हो। इससे ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, कैलकुलेशन बड़े होते ही नहीं इसमें। तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड के अंदर कैसे बोल जाने, मतलब किस टाइप के बोल जाने चाहिए? ऑड नंबर बोल जाना। ऑड नंबर को मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n प्लस 1। मतलब ये मुझे पता है कि x के अंदर जो बोल जाएगी, जो क्वांटिटी जाएगी, वो इसी फॉर्मेट में जाएगा, 2p प्लस 1 लेट p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये ऑड नंबर को हमेशा कैसे लिखा जाता है? 2n प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। y भी ऑड नंबर ही है, तो 2q प्लस 1 का फॉर्म होगा, सही है। और z 2r प्लस 1 का फॉर्म होगा, सही है। और नंबर को जब भी लिखते हैं तो अपने इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। अब ये x y z की वैल्यू में डाल, तो 2p प्लस 1 प्लस 2q प्लस 1 प्लस 2r प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा? 2p प्लस 2q प्लस 2r इक्वल टू 2 कॉमन निकल के कैंसिल, तो p प्लस q प्लस r इक्वल टू। अब पूरा क्वेश्चन बदल गया। अब आपके पास 5 बॉल है, 3 बॉक्सेस में डालना है और हर बॉक्स के अंदर 0 एडमिसिबल, तो फिर कौन सा कंसेप्ट? n प्लस r माइनस 1 c और r माइनस 1। n कितना? 5, r कितना? 3 माइनस 1 c और 3 माइनस 1 का आंसर इज 7। तो क्वेश्चन देने का तरीका क्या होगा वो बता नहीं, मैं थोड़े एग्जांपल आपको दे कि सबसे कुछ भी पूछ सकते हैं लोग। आप लोगों को बोला गया है कि एक ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से चल रही है, सॉरी सूरत से चल रही है, दिल्ली तक जा रही है, सूरत टू दिल्ली, राइट। इसके बीच में टोटल 12 स्टेशन है, 12 इंटरमीडिएट स्टेशन। कहां से कहां तक में?
सूरत से दिल्ली के बीच में टोटल 12 इंटरमीडिएट स्टेशन थे, पर जो ड्राइवर है ना, जो ट्रेन चला रहा है, उसको पहले से ये वार्न किया हुआ या तो इंस्ट्रक्शन दिया कि तेरे को 4 ही जगह पर ट्रेन रोकना है, तेरे को 4 ही जगह पर ट्रेन रोकना है। पर वो 4 जगह पर जहां पर भी तो ट्रेन रोकेगा उसमें कोई भी स्टेशन कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टेशन कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो ड्राइवर के पास ट्रेन को रोकने के लिए अलग अलग कितनी चॉइसेस हो, वो ड्राइवर आप हो। तो आप सोचो कितनी अलग अलग तरीके से आप ट्रेन को रोक सकते हैं। सूरत से दिल्ली के बीच में एग्जैक्टली 12 इंटरमीडिएट स्टेशन थे, उसमें रोकना सिर्फ 4 ही जगह है, पर उसमें कोई भी कंजिक्यूटिव नहीं होना। अपने ड्राइवर बन के देखा स्टेशन बोले थे कि 12 ना 12 में से 4 जगह रोकना। देखो इसको मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ, ये सूरत, ये दिल्ली, इसके बीच में टोटल कितने
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 12 के बाद दिल्ली आ जाता है। ठीक है, ये 12 के बीच में उसको रोकना सिर्फ कितनी जगह पर है? 4 जगह पर। कोई छुट्टी है कहीं पर भी रोक सकता है ना। इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं कि कहाँ रोकना, बस इंस्ट्रक्शन इतना है कि कंजिक्यूटिव नहीं होना। सही। तो पहली बार जब वो ट्रेन रोकेगा उसके और सूरत के बीच में ऐसे कितने स्टेशन होंगे जो खाली होंगे? खाली मतलब कि जहाँ वो नहीं रोक रहा है। खाली का मतलब है कि जहाँ पर वो, क्योंकि रोकना तो उसको सारी जगह है। देखा है कि इक्वेशन से अगर कहाँ रोक रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ नहीं रोक रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ रोकेगा? हो सकता है यही रोक दे, हो सकता है ना यही रोक दे, हो सकता है यहाँ रोक दे, हो सकता है यहाँ रोके, हो सकता है यहाँ रोके, कहीं पर भी रोक सकते हो पहली बार। तो मैं बोल सकता हूँ पहली बार जहां पर भी रोकेगा उसके और सूरत के बीच में जो नंबर ऑफ स्टेशन जहां पर उसने ट्रेन नहीं रोका है उसको अगर मैं कुछ नाम दे दूं, ए नाम दे देता हूँ कि जहां पर उसने नहीं रोका, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए क्या है? ए क्या है? सूरत से लेके पहली बार जहाँ ट्रेन रोक रहा है उसके बीच के वो स्टेशन जहां पर वो ट्रेन नहीं रोक रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब वो सूरत से यहाँ रोक, सूरत से अगर वापी है तो वापी पे रोकिए। ठीक है, राइट। अब पहली बार जहां रोकेगा, सपोज यहाँ रोका, और पहली बार जहां रोकेगा और दूसरी बार जहां रोकेगा उसके बीच के नंबर ऑफ स्टेशन जहां पर वो नहीं रोक रहा है, अगर उसको मैं बी नाम दूं, उसको मैं अगर बी नाम दूं तो बी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। बी को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होना पड़ेगा। क्यों इक्वल टू 0 नहीं हो सकता? बना दिया, इसलिए दोनों के बीच में कम से कम एक साथ है तो होना ही चाहिए। तीसरी बार जहां रोकेगा, दूसरी बार और तीसरी बार जहां रोका उसके बीच के स्टेशन को अगर मैं जहां नहीं रोक रहा उसको सी नाम दे तो सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चौथी बार जहां रोका उसने, तीसरी बार जहां रोका, चौथी बार जहां रोका उसके बीच में जो स्टेशन जहां उसने नहीं रोका वो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पर चौथी बार जहां रोका और दिल्ली जो मेरा लास्ट स्टेशन है उसके बीच में नंबर ऑफ स्टेशन जहां पर वो नहीं रोक रहा होगा, अगर उसको मैं ई नाम दूं तो ई का वैल्यू क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसने लास्ट स्टेशन यही रोका था, मतलब लास्ट टाइम ट्रेन यही रोका तो उसके पास तुरंत ही क्या था? ये एबीसीडी क्या है? जहां पर उसने ट्रेन नहीं रोका, इन सबका टोटल कितना होगा? सबका टोटल कितना होगा? 8, क्योंकि 4 जगह रोका तो 8 जगह पर नहीं रोका होगा। तो पूरा क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? इसको 8 बॉल कितने बॉक्स में रखना है? 5। उसमें से पहले और लास्ट बॉक्स में 0 एडमिसिबल है और बीच के बॉक्सेस में 0 एडमिसिबल नहीं, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारे एक ही जगह होने चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, एक ही बेस पर होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को b माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दूं, इसको c माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दूं, इसको b माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दूं, इसको कैपिटल b ले लिया जाए, इसको कैपिटल, इसको कैपिटल, तो कैपिटल b कौन है? b माइनस 1। कैपिटल c कौन है? कैपिटल d कौन है? तो स्मॉल b कितना? कैपिटल B प्लस 1। स्मॉल c कितना? कैपिटल C प्लस 1। स्मॉल d कितना? कैपिटल D प्लस 1। तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 उस तरफ जाएगा तो 5। तब कितने बॉल है? 5। कितने बॉक्स है? 5। 5 बॉक्स को 5 बॉल में डालना है, 5 बॉक्स को 5 बॉल में डालना है और 0 ही एडमिसिबल, 0 ही एडमिसिबल। तो सब में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुका है। तो फिर कौन सा? n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1। n कितना? 5। r कितना? 5 माइनस 1 c ऑफ 5 माइनस 1, तो 90 ऑफ 4। 90 ऑफ 4 ना, तो 9 into 8 into 7 into 6 divided by 4 3 2 1। 8 8 कट, 3 to the 6, 9 into 14, तो 126। तो ड्राइवर के पास कितने अलग अलग चॉइसेस होंगे ट्रेन रोकने के लिए? 126 चॉइस। तो रोकेगा एक ही कोई भी चॉइस में से, पर चॉइसेस होगी कितनी अलग 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 काउंट करेगा तो 126 चॉइसेस।
ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आप लोग को समझाया जो मुझे समझ आया, पर इसको मुझे लग रहा है कि और भी एक मेथड से कर सकते हो और ज्यादा इजी है इससे। आप ऐसा समझो, आपके सामने यहाँ पर 12 ऑब्जेक्ट पड़ गए, 12 स्टेशन है जो किसके बीच में, सूरत और उसको 12 स्टेशन में से मुझे रोकना कितनी जगह है, 4, राइट। वो 4 में पहले से सोच लेता हूँ माइंड में कि ये 4 जगह रोकने वाला हूँ, और मुझे कंडीशन क्या दिया हुआ, कंटिग्यूटिव। ऐसा तो मतलब तो 4 स्टेशन को मैंने वर्चुअली, आप सोचना 4 स्टेशन को मैंने उठा के साइड कर दिया, कौन से 4 जहां पर मैं रोकने वाला, और वो 4 स्टेशन कंटिग्यूटिव नहीं होने से, तो 4 को हटा दिया मैंने, तो बीच में बचे कितने, 8, और वो 4 स्टेशन को वापस मुझे उनके बीच में रखना है, तो मेरे पास रखने के लिए प्लेसेस कितने प्लेसेस होंगे, 9, क्योंकि आप कंजिगेटिव पे नहीं रख सकते, तो आपको उनके बीच बीच में कहीं रखना पड़ेगा ना। ये वही बात हो गई ना, 5 गर्ल्स 6 बॉयज को अरेंज करना, और गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए, तो गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए मतलब ये हो ना, गर्ल्स कंजिगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करते थे, पहले किसको अरेंज करते थे, बॉयज को, पहले किसको अरेंज कर लेते थे, बॉयज को, और उसके बीच में जितनी भी जगह होती थी वहां पर किसको अरेंज कर लेते थे, तो बॉयज को पहले अरेंज करते थे, वो 6 पे जो भी दिया होता था, इसमें अरेंज नहीं करने, क्योंकि स्टेशन ऑलरेडी फिक्स है, तो अरेंज नहीं करना पड़ेगा, बस उनके बीच में जगह कितनी होगी 60 के आसपास, 9, आपके पास कितनी जगह होगी, 9, उसमें मुझे चाहिए कितनी, 4, कौन से 4, ठीक है। मतलब ये बस मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई कंसेप्ट ये है, पूछेंगे कैसे वो नहीं पता, वो क्वेश्चन लेकर आपको पता चलना चाहिए, हाँ इससे करेंगे तो ये काम हो जाता है, क्लियर। फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, इनफैक्ट पूरे पीएनसी का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो होता है वो ये, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये और वो वर्ड अरेंजमेंट और वर्ड अरेंजमेंट स्पेसिफिकली। ओके, देखो उसके बाद वहां पर सिमिलर की बात हो रही थी, यहाँ पर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एन ऑब्जेक्ट है बट अलग अलग है, और उसको आप लोगों को 8 डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है, ठीक। अब आपके पास ऐसा है कि 5 अलग अलग कलर्स के बॉल है, 5 डिफरेंट बॉल है या डिस्टिंक्ट बॉल्स है, मे बी साइज अलग, मे बी कलर अलग, और सामने 3 अलग अलग दिखते हैं बॉक्सेस। अब आपको बोला जाए कि 5 बॉल को आपको एक 3 बॉक्स में रखना है और बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो आप कितने अलग अलग तरीकों से रख पाओगे, 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स, अलग अलग कलर के दिखते हुए बॉक्स, और सॉरी बॉल, और सामने बॉक्स कितने हैं, 3। मुझे 5 बॉल को 3 बॉक्सेस के अंदर रखने, कंडीशन वही है, सेम बॉक्स, तो इज नॉट रिमेन सेम। तब कितने अलग अलग तरीकों से रख पाओगे, ये जो मैंने यहाँ पर 6 चॉइसेस लिखी थी, ये भी उसी की थी कि जब बॉक्स खाली, इस बार उसमें क्या फर्क होगा, तो क्या फर्क होगा, नंबर तो इसी तरह से रखना पड़ेगा आपको, पहले बॉक्स के अंदर आपको 3 ही रखना पड़ेगा, दूसरे में 1 रखना पड़ेगा, तो इसमें 1 रखना पड़ेगा, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 2 1 2 और 1 2, क्वांटिटी तो ऐसी रहेगी, सभी बॉक्स खाली नहीं रहेगा,
तो फिर फर्क क्या होगा? दो मतलब ऑर्डर मेंटेन करने का क्या? क्योंकि अगर हम लोग बॉल डिफरेंट ले बट वही है मतलब अब आप लोगों को यहाँ पर कॉम्बिनेशन पिक्चर में आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले बॉक्स के अंदर कितने बॉल डाले? 3। कौन से 3? जब मेजर करते हैं ना कि सारे अलग अलग दिखते, तो कौन से 3 डाला? तो यहाँ पर क्या होगा? 5P3 3 इसमें गए, तो बचे कितने हाथ में? 2। उसमें से एक इसमें गया, कौन सा? मेरी चॉइस, कौन सा? 2C1 into 1C1। फिर यहाँ पर 1 डाला, कौन सा? कोई भी, तो 5C1 बचे कितने? 4। उसमें से 3 यहाँ गया, बचा कितना? 1 into 1C1। फिर यहाँ पर 5C1 into 4C1 into 3C3। अरे इस सब का भले ऑर्डर अलग दिख रहा है, मतलब आपको मेथड अलग दिख रहा है, बट आंसर सेम ही होगा सबका। 5C3 और 5C2 सेम होता है। 5C2 का आंसर 10, 2C1 का आंसर 2, तो ये 20 है, सबका आंसर 20 आएगा। तो टोटल मिलके 60 हो गई। यहाँ पर 5 में से पहले में 2 डाला, बचे कितने? 3। उसमें से 2 डाले सेकंड में, फिर बचा 1, 2 सभी लास्ट में रख दिया। फिर यहाँ पर 5C2 3C1 2C2। यहाँ पर 5C1 बचे 4, उसमें से 2 दूसरे में गए, बचे 2 वो तीसरे में गए। 5C2 का आंसर 10, 3C2 3C1 होगा तो 30 30 30 30 तो 90, 60 प्लस 90 180। अगर बॉल सिमिलर होगा तो 6 ही चॉइस था, बॉल सिमिलर होगा तो 6 ही चॉइस था, बॉल डिसिमिलर होगा तो 150 चॉइस होगा। क्योंकि हम मेजर करते हैं ना कौन सा बॉल आप डाल दो, सही है। ये कब की बात है? 0 ही नॉट रेडी, बॉक्स खाली नहीं रहे। जब अगर बॉक्स खाली रहे तो मुझे चलता, तो कितनी? अब बॉक्स खाली रहेगा तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कितनी चॉइस होगी? ये तो किया आप लोगों ने, स्थिति के बाद में ही था पहले। 3:5। ठीक है, पहले बॉल के लिए कितनी चॉइस? 3 चॉइस। पहले बॉल के लिए 3 चॉइस। 3 में से किसी एक बॉक्स में डालोगे, किसमें? किसी में भी। तो 3C1 पहला बॉल डाल दिया किसी बॉक्स में, फिर दूसरा बॉल उठाया, उसके पास भी कितनी चॉइस? 3, क्योंकि सेम बॉक्स में आप वापस डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे बॉल के लिए भी 3, हर बॉल के लिए 3, ऐसे कितने बॉल है? 5। तो 3C1 into 3C1 into 3C1 कितनी बार? 5 टाइम्स, तो 3⁵5 240। ऐसे सेम क्वेश्चन आया था ना, मैं आपको क्वेश्चन याद करवा दूं। 12 बॉल से 3 बॉक्स में डालना था, जिसमें फर्स्ट बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली 3 बॉल जाने चाहिए, तो उसका आंसर आया था 12C3 into 2⁵9। 12C3 इसलिए क्योंकि 12 में से 3 बॉल डालने थे, तो 3 बॉल पहले में डाल दिए, तो बचे 2 बॉल, हाथ में 9 बॉल है, हर बॉल के लिए 2 चॉइस है, इसलिए 2⁵9 हो गया। तो वैसे ही हो गया, सही है, राइट। तो इसमें फिर मैं वैसे ऐसे कंसेप्ट बना लूं, if 0 is not admissible, if 0 is not admissible, तो मेरा आंसर कितना होगा? R(n)। तो आंसर कितना होगा? मेरे पास n ऑब्जेक्ट है और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट है और बॉक्स खाली रहेगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 0 एडमिसिबल है। तो फिर पहले वो ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास चॉइसेस कितनी होगी? R। चॉइस कितनी होगी? R। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए कितनी चॉइस? R। थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए R। फोर्थ ऑब्जेक्ट के लिए तो R कितनी बार मल्टीप्लाई? n टाइम। R कितनी बार मल्टीप्लाई? R into R into R n टाइम। जीरो एडमिसिबल होगा, सही है। तो R(n)। तो इसलिए इसमें आंसर कितना था? 3⁵5, क्योंकि इसमें R क्या था? 3, n कितना है? 5, तो आंसर इज 3⁵5। इसमें C का कंसेप्ट लग रहा है। C का कंसेप्ट क्यों लग रहा है? इसमें नहीं लग रहा है क्योंकि D सिमिलर है। C काम करना तब चालू करते जब D सिमिलरिटी की बात, राइट। If 0 is admissible, अब देखिएगा यहाँ पर बनाइए नॉट एडमिसिबल। If 0 is not admissible, अब देखो मैन्युअली जब काउंट किया था तो हमारे पास आंसर कितना आया था? 150।
अब इसको लॉजिकली समझेंगे, राइट? तो मैन्युअली किया, अब इसको लॉजिक से समझते हैं। इफ जीरो इज नॉट एडमिसिबल, इफ जीरो इज नॉट एडमिसिबल, जीरो एडमिसिबल नहीं है, तो किसी क्वेश्चन को मैं करते देखो, आप ये सब कंडीशन छोड़ दो, जीरो मतलब बॉक्स खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, तो चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर कुछ नहीं दिया होता तो मेरे पास टोटल कितनी चॉइस होती? 3:5। किसी क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं, 3:5, 3:5 243। इसमें से उन चॉइसेस को माइनस करते हैं जो हमें नहीं चलेगा, जो हमें नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? वो खाली रह जाता हुआ नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको 5 डिफरेंट दिखते हुए बॉल को 3 डिफरेंट दिखते हुए बॉक्सेस में डालना है, पर कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो विदाउट एनी कंडीशन मेरी चॉइसेस कितनी थी? 243। उसमें से वो चॉइसेस माइनस करना चालू करता हूँ जो मुझे नहीं चलेगा। और मुझे क्या नहीं चलेगा? जब बॉक्स खाली रहता होगा, जब बॉक्स खाली रहता होगा। ठीक है, पहले मैं किसी एक बॉक्स को खाली रखता हूँ, किसी एक बॉक्स को खाली रखता हूँ और बाकी दो में बॉल डाल दूंगा। एक बॉक्स को खाली रखना है तो किसको खाली रखूँ? तो 3 में से एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3। सपोज मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था। मान लो कि ए सिलेक्ट हुआ, तो ए को तो खाली रखने वाला हूँ, तो ए को मैंने साइड कर दिया। अब मेरे पास बॉक्स बचेगी दो, तो हर बॉल के पास चॉइस दो, या तो बी बॉक्स या तो सी बॉक्स। तो हर बॉल के पास कितनी चॉइस है? 2। और बॉल है कितने? 5। तो 2C1 इंटू 2C1 कितनी बनेगा? 5। तो इंटू 2:5। सही है। ये कौन सी चॉइस है? एक बॉक्स खाली रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए बॉक्स, वो तो सिर्फ एग्जांपल दिया। 3C1 में वो बी भी खाली रह सकता है। ठीक है ना? ये टोटल में से माइनस करूंगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये आपको बॉक्स खाली नहीं रखना था, तो बॉक्स खाली रख दो। पर एक बॉक्स खाली रहेगा, माइनस करना था। 2 बॉक्स खाली रखोगे, वो भी माइनस करना पड़ेगा। 3 बॉक्स खाली रहेगा, वो तो होगा ही नहीं। 3 बॉक्स खाली रहेगा, बोल रहेगा, तो कहीं ना कहीं तरफ नहीं होंगे। आप लोग एक बॉक्स खाली रहेगा, वो माइनस कर लूंगा। 2 बॉक्स खाली रहेगा, वो भी माइनस कर लूंगा। पर अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जो 2 बॉक्स खाली रहते होंगे वो भी इसी के अंदर आ चुका है। आपकी 2:5 की चॉइस 2 कहां से चॉइस है ये बताओ? ये 3C1 तो चलो आपने एक बॉक्स खाली रखा उसके लिए, ये 2 कहां से है? क्या आया था? 2C1 का मतलब क्या था? 2 में से कोई एक बॉक्स लेकर उसके अंदर बॉल डाल दो, वही था 2C1। सपोज बी और सी 2 भी थी ना मेरे पास। मैंने दूसरे जो मेरे हाथ में पहला बॉल बचा, तो पहले बॉल के लिए मैंने जब 2 बॉक्स में से एक बॉक्स सिलेक्ट किया, मैंने उसको बी में डाला। अब दूसरा बॉल लिया, उसमें भी 2 चॉइस है मेरे पास, बी या उसको भी बी में डाला। तीसरे बॉल के लिए भी 2 चॉइस थी, उसको मैंने बी में डाला। चौथा बॉल, उसके लिए भी 2 चॉइस थी, उसको मैंने बी में डाला। अब मेरे हाथ में लास्ट बॉल बचा, उसके लिए भी 2 चॉइस, उसको मैंने बी में डाला। तो सारे बॉल कहाँ गए? तो खाली कौन रहा? पहले से ऑलरेडी कौन खाली था? तो कितने बॉक्स खाली थे? 2। इसका मतलब कि जो चॉइसेस आप काउंट करो उसके अंदर 2 बॉक्स खाली रहेंगे, वो भी इंक्लूड ही है। सही है, यहाँ तक समझ आया? ये 2:5 का मतलब था कि आपके पास 2 बॉक्स की चॉइसेस है। तो हो सकता है ना सारे बॉल पहले में बी में ही डाल दिया हो, तो खाली कौन रहा था? सी। खाली कौन रहा था? सी। तो कितने बॉक्स खाली रहे? 2। वो भी तो माइनस करना था, तो वो ऑलरेडी माइनस हो ही चुका है, वो ऑलरेडी माइनस हो ही चुका है। इसके अंदर एक बॉक्स खाली रहेगा, वो भी आ चुका है। 2 बॉक्स खाली रहेंगे, वो भी आ चुका है। पर इसमें थोड़ी चीजें रिपीट भी हो रही। कैसे? आपने पहले जब 3C1 किया था तो किसको सिलेक्ट किया था खाली रखने के लिए? ए को। किसको सिलेक्ट किया था? ए को। और फिर बाकी सबके लिए 2 चॉइस थे, बी या सी। फिर सारे बॉल कहाँ डाले? बी में। सारे बॉल कहाँ डाले? बी में। तो कौन खाली रहा? सी। तो अभी कौन कौन खाली है? ए और सी। अभी कौन कौन खाली है? ए और सी। ठीक है, ध्यान में रखना कौन कौन खाली है? ए और सी। सारे बॉल कहाँ गए? बी में। अब ये जो 3C1 था, 3 में से एक बॉक्स जब आप सिलेक्ट कर रहे थे खाली रखने के लिए, वो हो सकता है ना आपने पहले सी सिलेक्ट किया, हो सकता है। ठीक है ना, ये 3C1 अब कौन है? सी। तो सी को साइड कर दिया। अब मेरे सामने कौन से 2 बॉक्स? ए और बी। और बॉल कितने? 5। तो पहले बॉल के लिए कितनी चॉइस? 2। कौन कौन से? जैसा मैंने बी में डाल दिया,
फिर दूसरा बोल उठाया, उसके पास भी दो थे ए या वो भी बी में डाल सकता था, तीसरे बोल के लिए दो थे कौन सी ए और वो भी बी में डाला, फिर चौथे बोल के लिए दो चॉइस था ए और बी वो भी बी में डाला, पांचवें बोल के लिए भी तो दो चॉइस था ए और बी वो भी बी में डाला, तो खाली कौन रहा? तो खाली कौन कौन रहा? थोड़ी देर पहले तो उसको खाली रख चुके थे, तो वापस सेम चीज आपने वापस माइनस की, इसका मतलब ए और सी खाली रहेगा, ऑलरेडी एक बार माइनस कर चुका था, उसको आप वापस माइनस कर रहे हो। भाई माइनस करना तो सही है, बट दो बार थोड़ी माइनस करूंगा, माइनस तो मैं आपने किया कितनी बार, तो आपको वापस एक बार प्लस भी करना पड़ेगा जब दो बॉक्स खाली रहता होगा, जब वापस आपको दो बॉक्स खाली रहता होगा उसके एक बार प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलती से दो बार माइनस कर लिया, क्योंकि माइनस करना था आपको एक ही बार, तो दो बॉक्स खाली रखना था, तो कौन से दो बॉक्स? कोई भी, तो 3C2 दो बॉक्स खाली रखा, तो वो दो बॉक्स साइड कर दिया, अब मेरे सामने बॉक्स कितने? एक, तो फिर हर बॉल के पास कोई भी कितने? एक ही होगा, ऐसे कितने बॉल? 5, तो 1:5। ये है समझ में कि दो बॉक्स वाले दो बार माइनस कर लिया, तो एक बार वापस प्लस भी करूंगा, तो 3C2 मतलब दो खाली रखे, ये दो खाली रखे, इसको मैंने साइड कर दिया, मेरे सामने बी बॉक्स पड़ा हुआ है, अभी तो बॉल हाथ में है ही, तो हर बॉल के पास एक ही चॉइस होगी ना, बी में डालने, 1C1 1C1 5 बार, तो 1:5 सही है। इसको सोल्व करो, 3C1 का आंसर 3, 2:5 का आंसर 32 into 3 96, 3C2 3 1:5 तो 1 ही होगा, तो 3 243 plus 3 246 minus 96, मैन्युअली भी वही आ रहा था। तो इसका इस लॉजिक से पैटर्न कैसा बना, मैं आपको पैटर्न लिख देता हूँ। RS में टोटल आउटकम, RS में टोटल आउटकम, उसमें से क्या नहीं चलेगा? एक ऑब्जेक्ट खाली रहता होगा, तो एक बॉक्स खाली रहता होगा, तो R में से एक बॉक्स खाली रखा, तो बाकी ऑब्जेक्ट के पास चॉइस कितनी बची? R-1। भाई अब ये भूल जाओ, 3 में से खाली रखा था तो 2 चॉइस बची थी, R में से खाली रखा तो चॉइस कितनी बची? और ऐसे कितने ऑब्जेक्ट है? n, तो हर एक के पास R-1 चॉइस है ना, R-1 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 n, इसमें फिर 2 खाली रखे होंगे, वो आपने 2 बार माइनस कर तो वापस प्लस करूंगा, तो प्लस RC2, तो R में से 2 खाली रखा तो चॉइस कितनी बची? ऐसे कितने ऑब्जेक्ट है? n, पर हर बार 5 और 3 ही नहीं होगा ना, कॉम्बिनेशन चलता होगा, तो यही पैटर्न फिर आगे चलेगा, माइनस RC3 into R-3 प्लस RC4 into R-4, कब तक चलेगा? जब तक 0 नहीं आ जाता, जब तक 0 नहीं आ जाता। जैसे इसमें अप्लाई करके बताता हूँ, R क्या था इस क्वेश्चन के हिसाब से? इसका R कितना है? 3, बाई बॉक्स कितना है? n कितना है? रखो इसमें 3:5 माइनस 3C1 into 3 minus 1 2 2:5, 3C1 into 2:5, फिर यहाँ जाओ 3C2 3 minus 2 1 1:5, फिर यहाँ होगा तो 3 minus 3, इधर आगे जाना ही नहीं। आगे समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों को इसके अंदर ये वाला जब करोगे तो कैसे लिखोगे? ऑर्डर डज मैटर, ऑर्डर डज मैटर का आंसर ये होगा, एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, क्या तो क्या होता है में सब कुछ ऐसा नहीं, मैंने जो पढ़ा है वही आएगा, जो नहीं पढ़ा है वो भी आएगा, मतलब पीएचडी में तो कुछ नहीं ऐसा। क्या आपको थोड़ी ऐसा तो लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा है उसमें तो आपका पेपर बनने वाला है? ये तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो कुछ भी। आपने पीवाईक्यू करना चालू किया,
तो उसमें आपने देखा होगा तो मैंने जो पढ़ा उसमें जो ऐसा सारे क्वेश्चन थोड़ी है, कहीं पर कुछ भी बनता है। मैं आपको 50 क्वेश्चन बता दूंगा ऐसे कि जो मैंने पढ़ा उसमें कुछ भी नहीं है। मैं कल के लिए बोल रहा हूँ, मैं कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए, उसके बाद के लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ कि पीएनसी में कोई लिमिटेशन ट्रिग्नोमेट्री जैसा थोड़ा कि 50 फॉर्मूला उसमें से क्वेश्चन बनेगा। ये सिर्फ आपको सोचने का तरीका बताया जा रहा है कैसे सोचते हैं, बाकी पूछेंगे वो कुछ भी कोई जरूरत नहीं है लिमिटेशन, ये अनबाउंडेड है, तो कोई बाउंडेड करने की इसी में से कुछ आएगा। इसलिए आप मेंटली रेडी रहो कि आपका लॉजिक चाहिए, कुछ भी सामने आएगा तो बनना चाहिए। ये जल्दी से लिखो, लिख लिया? आप लोगों ने अपने पीएनसी के सब्जेक्ट का पेपर ले लिया? ले लेना क्लास के बाद, ठीक है। आप लोग को अभी मुझे लग रहा है टाइम लेगा, तो उसी में आप लोग कितने खराब मार्क्स है? 30 में से हाईएस्ट 23.5 है। यू कितने बढ़िया मार्क्स है? 22 पीएनसी इसलिए अभी खुद गया है सारे, है ना? बड़ा बंसल 40 मार्क्स, बातें बहुत बड़ी बड़ी है, ना ट्रिगो में आ रहे हैं ना इसमें आ रहे हैं। आप दोनों साथ में बैठते हैं इसलिए एक दूसरे पर चल जा रहा है बड़ी बड़ी बातें करने का। 40 मार्क्स पर इसमें तो मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन जल्दी से लिखो, बता दे वो लिखना हो गया। नहीं लिखो, बाकी सब लिखे था ना। फिर एक बार लिख लो तो पीवाईक्यू वाला मॉड्यूल में पीवाईक्यू निकाल लीजिए।
निकाला तो लोगों ने पीवाईक्यू एक बार देख लो, बाद में लिखना अगर किसी को बाकी है तो। आप उसके अंदर चेक करिए क्वेश्चन नंबर 7 चेक बात क्या दिया हुआ क्वेश्चन में पहले तो मेनली आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझने की ट्राई करना है कि भाई मैंने जो आपको बताया उसमें कौन से कंसेप्ट का इशू है, आपके हिसाब से कौन से कंसेप्ट होगा। 12 ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्टली कैसे 12, एक अंदर कितने एलिमेंट दिए हुए हैं 12, एक अंदर कितने एलिमेंट दिए हैं 12, और क्या बोले इट बी पार्टीशन इनटू 3 सबसेट एबीसी ऑफ इक्वल साइज। ऐसा बोल सकते 12 कार्ड है 3 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सारे डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे पता चलता है, तो नीचे की कंडीशन से पता चलता है। ए बी और सी का यूनियन कितना हो जाना चाहिए, ए से तो तभी बन 12 के 12 डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि किसी के कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया इनडायरेक्टली 12 बोल है, मतलब 12 कार्ड है 3 लोगों में, ए बी सी तो अलग अलग लोग है ना, तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक कार्ड में कितना जाएगा 4, तो आंसर क्या होगा डायरेक्टली 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल का क्यूब। क्या इसमें डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा, वो ऑर्डर मैटर करता है नहीं करता करता है ना भाई, एबीसी तो अलग अलग लोग हैं तो ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। ऑप्शन में होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड वाला, देखो ना बी ऑप्शन है, बट डी वाला सही आंसर नहीं है। सही आंसर कौन सा होगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, वैसे तो इसमें एक ही ऑप्शन है वैसा, सी वाला आंसर होगा ना, समझ आया। तो ये वापस डिस्ट्रीब्यूशन का है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। उसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में ध्यान लिखना मौखिक बात में करना, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या दिया हुआ है उसमें, इन ए शॉप देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल, और चाइल्ड बाय इसके आइसक्रीम, अभी थोड़ी देर पहले आइसक्रीम खरीद रहा था बच्चा, वही यही है। क्या बोला है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाय द 6 आइसक्रीम इज 25। सही आंसर या गलत आंसर है बताओ, चेक करना। कितना आइसक्रीम ले रहे हैं, कितना आइसक्रीम खरीदने से, दुकान वाले के पास फ्लेवर कितने हैं 5, तो आप क्या लिखोगे, क्या होगा, पहले फ्लेवर का ए आइसक्रीम खरीद रहा है, बी सेकंड फ्लेवर के बी, ऐसा भी हो सकता है रिपीटेशन होते हैं, एक ही फ्लेवर के सारे खरीद के चला जाए, ये भी तो हो सकता है। फ्लेवर कितने 5, आइसक्रीम खरीदने कितने, पहले फ्लेवर में तो उसने 8 डब्बे खरीदे, दूसरे फ्लेवर में से 20 डब्बे खरीदे, तीसरे फ्लेवर में से 3 डब्बे खरीदे, चौथे फ्लेवर में से 3 खरीदा, तो 5 फ्लेवर में से 3, और इन सब का टोटल 20 डब्बे हो जाए, तो एन कितना हो गया 6, आर कितना है 5, जीरो एडमिसिबल है, एक फ्लेवर का कोई भी आइसक्रीम ना खरीदे तो चलेगा, तो जीरो एडमिसिबल है, तो एन प्लस आर माइनस 1 सी ऑफ आर माइनस 1, 11 माइनस 1, तो आंसर इज 10C4, बट उन्होंने क्या दिया है 10C5, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 पे जाते हैं। The number of different ways the child can buy the 6 ice cream is equal to the number of different ways of arranging 6 A's and 4 B's in a row.
उन्होंने बोला कि बच्चे के पास आइसक्रीम खरीदने के लिए उतनी चॉइस होगी जितनी चॉइसेस 6A और 4B को एक रो में अरेंज करने के लिए होगा। तो 6A और 4B तो कितने ऑब्जेक्ट, कितने अल्फाबेट, 10 अल्फाबेट को अरेंज करोगे तो 10 फैक्टोरियल, उसमें A कितनी बार, A तो सिमिलर है तो D कितनी बार, तो A और B को अरेंज करने के लिए एक चॉइस है, ये तो 10 की 4 की फॉर्मूला। इनके ऊपर क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r कैंसिल इनटू n माइनस r तो स्टेटमेंट टू करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट 1, the number of ways of distributing 10 identical balls into 4 distinct boxes such that no box is empty. तो कौन सा कंसेप्ट, Zero is not divided. नो बॉक्स, ये वाला Zero is not divided. है ना। तो n का काम कौन करेगा, क्वेश्चन n का काम कौन करेगा, n और r नहीं पता चलता, n कितना है 10, r कितना है 4, तो 10 प्लस 4 माइनस 10 माइनस 1 10 माइनस 1 9, C of 4 माइनस 1 3, तो 9 3, तो सही है। और दूसरा क्या था, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एनी 3 प्लेसेस फ्रॉम 9 डिफरेंट प्लेसेस, वो भी सही है, 9 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 93। दोनों स्टेटमेंट सही है, पर क्या स्टेटमेंट 2 का यूज है स्टेटमेंट 1 नहीं है, पहले वाला का डिस्ट्रीब्यूशन का है। मैंने ऐसे बहुत सारे, ये बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आपके पास किस तरह के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। आपको एक में से जो नहीं कर रहे मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 23 मत करना, बिकॉज उसमें बाइनोमियल की जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं 6 वाला भी मत करना, 6 वाला के अंदर एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी के लिए आपको समझना बाकी है। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोग मत करिएगा, है ना, फिर उसको टाइम दोगे होगा नहीं। 6 छोड़ दीजिएगा, 6 नहीं करना है, 20 भी नहीं करना है, 23 भी नहीं करना है, तो सभी तो यही चीज दिख रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी यूज हो रहा है जो मैंने अब तक पता ही नहीं है आप लोगों को। जिनका बाकी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।